हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे हमारे देश में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत हुई थी सॉल्ट सत्याग्रह के साथ इन 1930। अब हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि कैसे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट हमारे देश में फैला और क्या रिएक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो हमारे आज के इस लेक्चर का नाम है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ से लेकर अगले पेज में यहाँ से यहाँ तक दिया गया है और उसके बाद थर्ड पेज में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि कैसे महात्मा गांधी सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं 1930 में, जब वो दांडी जाते हैं सॉल्ट मार्च के बाद, और दांडी जाने के बाद वो सॉल्ट लॉ को वायलेट करते हैं, सॉल्ट लॉ का उल्लंघन करते हैं, और वहीं से शुरुआत हो जाती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि कैसे ये मूवमेंट हमारे देश में स्प्रेड हुआ। मतलब ये समझ लेते हैं कि नेशन वाइड स्प्रेड ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किस तरीके से हुआ। तो सबसे पहले तो देश भर में लोगों को ये बोला गया, लोगों से ये अपील करी गई, रिक्वेस्ट किया गया लोगों से कि वो कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करें। मतलब कि जो भी कॉलोनियल कानून है, ब्रिटिशर्स के जो भी कानून हैं, उन्हें लोग तोड़ें, उन कॉलोनियल लॉज को वो ब्रेक करें। तो यहाँ पर लोगों से बोला गया कि आपको नॉन कोऑपरेशन भी दिखाना है, मतलब आपको ब्रिटिशर्स के साथ सहयोग भी नहीं करना है, और साथ ही साथ अब आप सभी को उनके लॉज को भी तोड़ना है, ब्रेक करना है। जिसके बाद देश भर में थाउजेंड्स ऑफ लोग सॉल्ट लॉ को तोड़ना शुरू कर देते हैं सॉल्ट सत्याग्रह के ही वजह से। तो यहाँ पर जब लोगों को कहा जाता है कि आप सभी अब कॉलोनियल लॉज को ब्रेक करेंगे, तो थाउजेंड्स ऑफ लोग यहाँ पर सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं और अपने खुद के सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, मतलब कि प्रोड्यूस करते हैं, और साथ ही साथ वो प्रोटेस्ट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने। मतलब कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा चलाई जा रही सॉल्ट फैक्ट्रीज थी, उनके सामने लोग अब प्रोटेस्ट भी करते हैं। इसी के साथ साथ कई सारे लोग फॉरेन क्लोथ, मतलब कि विदेशी कपड़ों को भी बॉयकॉट करते हैं, जैसा उन्होंने किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। और इसी के साथ साथ लिकर शॉप्स को भी वो पिकेट करते हैं। पिकेट का मतलब हम ऑलरेडी जानते हैं, जब कई सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और किसी एक शॉप के, ऑफिस के या फिर किसी भी फैक्ट्री की एंट्री को वो ब्लॉक कर देते हैं, तो उसी को पिकेट कहा जाता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, वो लिकर शॉप्स को पिकेट करते हैं ताकि सेल ना हो सके लिकर की और ब्रिटिशर्स को इसका नुकसान हो। इसके बाद कई सारे किसान भी हिस्सा लेते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में। किसानों ने कहा कि अब वो रेवेन्यू पे नहीं करेंगे, मतलब जो टैक्सेस वो लैंड के लिए देते हैं, जमीनों के लिए देते हैं, उन टैक्सेस को अब वो पे नहीं करेंगे। और साथ ही साथ किसानों ने बोला कि वो चौकीदारी टैक्सेस भी पे नहीं करेंगे। चौकीदारी टैक्सेस का मतलब क्या होता है? चौकीदार का मतलब होता है वॉचमैन, वो व्यक्ति जो कि किसी एक एरिया की सिक्योरिटी को देखता है, करेक्ट? तो यहाँ पे चौकीदार का मतलब क्या होता है? वॉचमैन। अब उस टाइम पर, मतलब कि ब्रिटिश पीरियड में, इंडिया में जो विलेजेस थे, जो गांव थे, वहां पर एक चौकीदार रखा जाता था, एक वॉचमैन हायर किया जाता था। और उस वॉचमैन की सैलरी कहाँ से आती थी? चौकीदारी टैक्सेस से उनकी सैलरी आती थी। तो गांव वालों से एक्स्ट्रा टैक्सेस वसूले जाते थे चौकीदारी टैक्सेस के नाम पर, जिससे पैसे दिए जाते थे, सैलरीज दी जाती थी चौकीदार्स को, वॉचमैन्स को। अब यहाँ पर जो किसान थे, उनको इस बात का काफी ज्यादा नुकसान होता था, स्पेशली जो गरीब किसान थे, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसे नहीं थे कि वो रेवेन्यू दें। अब उसके ऊपर से उन्हें चौकीदारी टैक्सेस भी देने पड़ते थे, तो उनके लिए काफी ज्यादा बोझ बन गए थे ये सभी टैक्सेस। यहाँ पर चौकीदारी टैक्सेस से एक प्रॉब्लम लोगों को ये भी थी कि जो चौकीदार थे, कई बार वो जासूस की तरह काम करते थे ब्रिटिश सरकार के लिए।
तो गांव के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वो सभी जानकारी वो जाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दे दिया करते थे, जिसके वजह से कई सारे लोग इनके खिलाफ होते थे। तो यहाँ पर किसानों ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अब हम ना तो रेवेन्यू पे करेंगे और ना ही हम चौकीदारी टैक्सेस पे करेंगे, और इस तरीके से उन्होंने टैक्स ना देकर ब्रिटिश लॉ का उल्लंघन किया। उसके बाद विलेज ऑफिशियल्स ने भी रिजाइन कर दिया, उन्होंने अपनी पोस्ट से, अपने पोजीशन से इस्तीफा दे दिया। जो भी विलेज के लोग सरकार के लिए काम कर रहे थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। और उसके बाद फॉरेस्ट लोगों ने भी यहाँ पर, मतलब कि फॉरेस्ट पीपल ने, जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज का उल्लंघन किया। आप सभी को याद होगा, हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स एक ऐसा एक्ट लेकर आए थे जिनके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि अब कोई भी फॉरेस्ट के जो लोग हैं वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, एंटर ही नहीं कर सकते। स्पेशली जो ट्राइबल पॉपुलेशन थी जो कि डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट के ऊपर, जिसके लिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या रूल बनाए थे, क्या लॉज बनाए थे कि जो फॉरेस्ट पीपल हैं वो फॉरेस्ट में नहीं जा सकते, वो वुड कलेक्ट नहीं कर सकते, अपने जानवरों को चराने के लिए भी फॉरेस्ट में वो नहीं जा सकते। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इन्हीं लॉज का उल्लंघन किया और ये सभी लोग रिजर्व्ड फॉरेस्ट में गए। रिजर्व्ड फॉरेस्ट का मतलब क्या है? रिजर्व्ड का मतलब होता है प्रोटेक्टेड, कोई ऐसा एरिया या कोई ऐसी चीज जिसे किसी पर्टिकुलर रीजन के वजह से, पर्पस के वजह से साइड में अलग से रखा जाता है। रिस्ट्रिक्टेड होता है जो एरिया, ठीक है, जिसमें कोई भी बिना परमिशन के एंटर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे कुछ फॉरेस्ट थे जो कि रिजर्व्ड थे, जहां पर ब्रिटिशर्स ने बोला था कि ये फॉरेस्ट हमारे कंट्रोल में आते हैं तो आप सभी लोग यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। तो अब लोगों ने क्या किया, वो सभी लोग अब रिजर्व्ड फॉरेस्ट में गए, उन्होंने वुड भी कलेक्ट किया और कैटल को भी ग्रेज किया, मतलब कि वो अपने जानवरों को भी लेके गए ग्रेज कराने के लिए, चराने के लिए। तो इस तरीके से फॉरेस्ट पीपल ने भी वायलेट किए फॉरेस्ट लॉज। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से लोगों ने हिस्सा लिया सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में, जिसके बारे में डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि कितने अलग अलग तरीकों से नेशन वाइड ये मूवमेंट स्प्रेड हुआ, जहां पर सबसे पहले लोगों ने कॉलोनियल लॉज को तोड़ा, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर किया, डेमोन्स्ट्रेशंस किए उन्होंने सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने, फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, साथ ही साथ किसानों ने भी हिस्सा लिया और उन्होंने कहा कि अब वो टैक्सेस पे नहीं करेंगे। इसके बाद विलेज ऑफिशियल्स ने भी अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया और फॉरेस्ट पीपल ने वायलेट किए फॉरेस्ट लॉज, और इन सब तरीकों से नेशन वाइड स्प्रेड हुआ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का इंडिया में। अब यहाँ पर एक सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो सवाल ये है कि आखिर क्या डिफरेंस था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में? तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था? सबसे मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों से बोला गया था कि आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, आप इग्नोर करेंगे ब्रिटिशर्स को, आप उनके इंस्टीट्यूशंस में नहीं जाएंगे, आप बॉयकॉट करेंगे, आप कोऑपरेट नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, उनके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में लोगों से बोला गया कि आप नॉन कोऑपरेट भी करेंगे, मतलब कि आप काम नहीं करेंगे उनके लिए, साथ ही साथ आप उनके लॉज को भी तोड़ेंगे, उनके लॉज को भी ब्रेक करेंगे, मतलब कि आप डिसओबे करेंगे। और यही मेजर डिफरेंस था इन दोनों मूवमेंट्स के बीच में। तो अब हमने नेशन वाइड स्प्रेड समझ लिया है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब ये समझ लेते हैं कि आखिर क्या रिएक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो सबसे पहले जब यहाँ पर ब्रिटिश सरकार देखती है कि किस तरीके से ये मूवमेंट पूरे देश भर में फैलता जा रहा है, अलग अलग लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ये जानती थी कि इस मूवमेंट की शुरुआत कांग्रेस ने ही करी है, उन्होंने ही इस मूवमेंट को लॉन्च किया है, वो ही लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं,
लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को। तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है, वो कांग्रेस लीडर्स को ही वन बाय वन अरेस्ट करना, गिरफ्तार करना शुरू कर देती है। लेकिन यहाँ पर जब कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट किया जाता है तो लोग इस बात से काफी ज्यादा खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, जिसके वजह से कांग्रेस लीडर्स के अरेस्ट के कारण वायलेंट क्लैशेस हो जाते हैं कई सारी जगहों पर। वायलेंट क्लैशेस का मतलब क्या होता है? वायलेंट का मतलब होता है हिंसक और क्लैशेस का मतलब होता है झगड़ा। तो हिंसक रूप ले लेते हैं कई सारे झगड़े हमारे देश में अलग अलग हिस्सों में। क्यों? क्योंकि लीडर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। और इन्हीं वायलेंट क्लैशेस में से दो क्लैशेस का एग्जाम्पल आपके चैप्टर में दिया गया है। सबसे पहला एग्जाम्पल है पेशावर का, जब अब्दुल गफर खान को अरेस्ट कर लिया गया था इन अप्रैल 1930। तो सबसे पहला यहाँ पे वायलेंट क्लैश कौन सा दिया गया है? जब अब्दुल गफर खान को अरेस्ट किया गया था अप्रैल 1930 में, जिसके वजह से पेशावर में, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ पर वायलेंट क्लैशेस हो गए थे। अब अब्दुल गफर खान कौन थे? ये एक लीडर थे, कांग्रेस लीडर थे, और ये एक डिवाउट डिसिपल थे महात्मा गांधी के। अब डिवाउट डिसिपल का मतलब क्या होता है? डिवाउट का मतलब होता है भक्त, धार्मिक या फिर डेडिकेटेड। वहीं पे डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। तो डिवाउट डिसिपल एक ऐसे शिष्य को बोला जाता है, एक ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है जो अपने गुरु के बताए हुए राह पर चलता है डेडिकेशन के साथ। तो डिवाउट डिसिपल उस व्यक्ति को बोला जाता है जो अपने गुरु के प्रिंसिपल्स को मानता है, उनकी राह पर चलता है। तो यहाँ पर ये जो अब्दुल गफर खान थे, ये भी ऐसे ही एक डिसिपल थे महात्मा गांधी के। ये महात्मा गांधी को एक गुरु के तरह देखते थे, गुरु के तरह मानते थे। ये महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स को मानते थे, उनकी बताई हुई राह पर ये चलते थे, उनके आइडियाज को ये सपोर्ट करते थे। इसीलिए इन्हें एक डिवाउट डिसिपल बोला गया है महात्मा गांधी का। तो जब इनको अरेस्ट किया गया तो लोग काफी ज्यादा नाराज हो गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से। इसीलिए जब इनको अरेस्ट किया गया तो उसके बाद कई सारे लोग सड़कों पे आ गए थे, स्ट्रीट्स पर आ गए थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। उन्होंने बेखौफ होकर लड़ाई लड़ी थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। उन्होंने फेस की पुलिस की फायरिंग को और साथ ही साथ आर्मर्ड कार्स को भी। अब आर्मर्ड कार्स का मतलब क्या होता है? आर्मर्ड का मतलब होता है कवच। तो आर्मर्ड कार्स क्या होती हैं? ये ऐसी कार्स होती हैं, ऐसी गाड़ियां होती हैं जिन पर एक कवच होता है, मतलब कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाता है थिक प्लेटिंग के साथ। ये गाड़ियां इस तरीके से बनाई जाती हैं कि अगर इस गाड़ी पर हमला किया जाए, गोली चलाई जाए या पत्थर मारे जाए तो गाड़ी पर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। और ये गाड़ियां यूज होती हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। तो ब्रिटिश पीरियड में भी ये गाड़ियां थी, ठीक है। तो उस समय इन कार्स को यूज किया जाता था लोगों को भगाने के लिए, डराने के लिए। तो यहाँ पर जो लोग थे वो इन सब को फेस करते हैं और लड़ते हैं, जिसकी वजह से वायलेंट क्लैश हो जाता है पेशावर में और कई सारे लोगों की जान चली जाती है। तो ये था सबसे पहला एग्जाम्पल वायलेंट क्लैश का। दूसरा क्लैश होता है जब महात्मा गांधी को एक महीने के बाद, जब इन्हें अरेस्ट किया जाता है, उसके एक महीने बाद जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है। और जब महात्मा गांधी को अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद कई जगहों पर वायलेंट क्लैशेस इरप्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है शोलापुर। तो शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे वो भी वायलेंट क्लैश करते हैं, वायलेंट क्लैश का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये शोलापुर के इंडस्ट्रियल वर्कर्स कौन थे? शोलापुर प्रेजेंट डे महाराष्ट्र का हिस्सा है। ब्रिटिश पीरियड में शोलापुर एक ऐसा एरिया था जो कि इंडस्ट्रियल सेंटर था। वहां पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कर्स काम करते थे। तो जब इन इंडस्ट्रियल वर्कर्स को पता चला कि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया है तो ये सभी सड़कों पर आ गए और इन्होंने अटैक कर दिए सभी स्ट्रक्चर्स जो कि ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज कर रहे थे। मतलब जो भी निशानी थी ब्रिटिश रूल की, जो भी पहचान थी ब्रिटिश रूलर्स की, उनको इन्होंने अटैक कर दिया। जैसे कि पुलिस पोस्ट पर इन्होंने अटैक किया, मतलब कि जो चौकियां थी पुलिस की
उन पर इन्होंने अटैक कर दिया, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, लॉ कोर्ट्स पर अटैक किया, रेलवे स्टेशंस पर इन्होंने अटैक किया। उन सभी स्ट्रक्चर्स पर इन्होंने अटैक कर दिया जो कि सिंबलाइज कर रहे थे, जो कि पहचान थे ब्रिटिश रूल के, क्योंकि महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस तरीके से काफी ज्यादा रिएक्शंस ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखने पड़े और सहने पड़े अरेस्ट के वजह से। तो सबसे पहला रिएक्शन क्या था ब्रिटिशर्स का कि उन्होंने कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। दूसरा रिएक्शन क्या था ब्रिटिशर्स का कि ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा डर गए थे, वो फ्राइटेंड हो गए थे, घबरा गए थे, डर गए थे लोगों से, जिसके वजह से उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन की पॉलिसी का सहारा लिया। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, बहुत ही बुरा, और रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना। तो यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी का सहारा लिया, ऐसे मेजर्स का सहारा लिया जिनके थ्रू उन्होंने ब्रूटली दबाया लोगों को, क्रूरता से यहाँ पे लोगों के साथ वो पेश आए। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने पीसफुल सत्याग्रहीज पर अटैक किया, हमला किया। उन्होंने महिलाओं पर, चिल्ड्रन पर, बच्चों पर भी हमला किया, उनको पीटा, और साथ ही साथ अबाउट 1 लाख लोगों को यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया। तो कई सारे डिफरेंट रिएक्शंस यहाँ पर ब्रिटिशर्स के देखने को मिले। उन्होंने कांग्रेस लीडर को अरेस्ट किया, उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन का सहारा लिया, पीसफुल सत्याग्रहीज पर अटैक किया, महिलाओं पर, बच्चों पर अटैक किया, उनको मारा, उनको पीटा, और 1 लाख के करीब लोगों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये था रिएक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट का टू सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। अब हमने ये भी पढ़ लिया है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब समझ लेते हैं कि आखिर क्यों कॉल ऑफ किया गया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को और उसके बाद क्या हुआ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं गांधी अर्विन पैक्ट के बारे में। गांधी अर्विन पैक्ट क्या है? गांधी मतलब कि महात्मा गांधी, और अर्विन मतलब कि वाइस रॉय लॉर्ड अर्विन, और पैक्ट का मतलब अग्रीमेंट। तो यहाँ पर 1931 में एक अग्रीमेंट किया गया था महात्मा गांधी और लॉर्ड अर्विन के बीच में। यहाँ पर महात्मा गांधी रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को और लॉर्ड अर्विन रिप्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट होता है, पैक्ट होता है, जिसे कहा जाता है गांधी अर्विन पैक्ट। तो चलिए अब समझ लेते हैं इस पैक्ट के बारे में। तो जब महात्मा गांधी देखते हैं कि पूरे देश भर में वायलेंस फैल रहा है, कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पर लोगों को ब्रूटली दबाने की कोशिश कर रही है, वायलेंट क्लैशेस देश में इरप्ट हो रहे हैं अरेस्ट के वजह से, तो महात्मा गांधी सोचते हैं कि अब हमें इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देना चाहिए। तो यहाँ पे महात्मा गांधी डिस्कशंस करते हैं बाकी लीडर्स के साथ और ये फैसला करते हैं कि अब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, जिसके बाद वो एक अग्रीमेंट करते हैं, एक पैक्ट करते हैं, किसके साथ? लॉर्ड अर्विन के साथ। कब? 5 मार्च 1931 में। ये डेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो 5 मार्च 1931 में गांधी अर्विन पैक्ट को साइन किया जाता है, और इस पैक्ट में क्या किया जाता है? गांधी जी और साथ ही साथ लॉर्ड अर्विन कुछ अग्रीमेंट्स करते हैं। ठीक है, कुछ बातों के लिए यहाँ पे कांग्रेस के लीडर्स मानते हैं, गांधी जी मानते हैं, और कुछ बातों के लिए यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट मानती है। अब वो कौन कौन सी बातें थी, मतलब क्या क्या अग्रीमेंट यहाँ पर इस पैक्ट में किए गए, ये समझ लेते हैं। तो इस पैक्ट में गांधी जी अग्री करते हैं कि वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर देंगे, एंड कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला अग्रीमेंट था महात्मा गांधी के तरफ से इस पैक्ट में कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वो रोक देंगे। दूसरा अग्रीमेंट यहाँ पे महात्मा गांधी ने क्या किया कि अब वो पार्टिसिपेट करेंगे, हिस्सा लेंगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन लंदन। आप सभी को याद होगा, हमने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में पढ़ा है। हमने ये समझा था कि कैसे लॉर्ड अर्विन ने ये ऑफर दी थी लोगों को, इंडियंस को, कि हम ऐसी एक कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। लेकिन जब पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो कांग्रेस लीडर्स ने इसे बॉयकॉट किया था। तो अब यहाँ पर ये अग्रीमेंट किया गया कि महात्मा गांधी अटेंड करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, किसमें? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन लंदन। तो ये 2 अग्रीमेंट्स गांधी जी की तरफ से करे गए। अब ब्रिटिश सरकार ने क्या माना? ब्रिटिश सरकार ने ये बात मानी कि वो
पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे। पॉलिटिकल प्रिजनर्स कौन होते हैं? हम ऑलरेडी जानते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज के वजह से अरेस्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ देगी, रिलीज कर देगी। और साथ ही साथ एक और बात के लिए भी यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री करती है, जिसके बारे में आपके चैप्टर में नहीं दिया गया है, और वो ये बात थी कि अब थोड़ा कंसेशन दिया जाएगा सॉल्ट के प्रोडक्शन में। मतलब कि जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं उनको ये आजादी दे दी जाएगी कि वो सॉल्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो थोड़ी सी छूट दे दी गई थी यहाँ पे इंडियंस को। तो इस प्रकार के एग्रीमेंट्स किए गए थे इस पैक्ट में, जिसके बाद ऑफिशियली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ हो गया था, एंड कर दिया गया था। अब जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा कि गांधी जी ने ये अग्री किया था, ये कंसेंट दिया था, मतलब अग्री किया था कि वो पार्टिसिपेट करेंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन लंदन। तो वो इस बात को रखते हैं और जाते हैं दिसंबर 1931 में लंदन में और अटेंड करते हैं इस कॉन्फ्रेंस को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कॉन्फ्रेंस में नेगोशिएशंस नहीं हो पाती हैं, मतलब बातचीत नहीं हो पाती है, क्योंकि कुछ बातों के लिए यहाँ पे इंडियन लीडर्स नहीं मानते हैं और कुछ बातों के लिए ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, जिसकी वजह से कोई अग्रीमेंट नहीं हो पाता है यहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस में। और महात्मा गांधी डिसअपॉइंट होके, निराश होकर वापस आ जाते हैं। अब जब महात्मा गांधी कॉन्फ्रेंस से वापस इंडिया लौटते हैं, वापस आते हैं, तो वो देखते हैं कि इंडिया में ब्रिटिशर्स ने फिर से साइकिल ऑफ रिप्रेशन को शुरू कर दिया है। मतलब फिर से ब्रिटिशर्स ने लोगों को रिप्रेस करना, दबाना शुरू कर दिया है अलग अलग तरीकों से। यहाँ पर वो देखते हैं कि कैसे गफर खान को फिर से अरेस्ट कर लिया जाता है और कैसे जवाहरलाल नेहरू को भी साथ में जेल में डाल दिया जाता है। तो कैसे यहाँ पर ब्रिटिशर्स रिप्रेस करते हैं? सबसे पहले तो गफर खान को और जवाहरलाल नेहरू को फिर से जेल में डाल दिया जाता है, इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद कांग्रेस को यहाँ पर इलीगल, मतलब कि गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया जाता है, घोषित कर दिया जाता है। और साथ ही साथ ब्रिटिशर्स यहाँ पर कई सारे ऐसे मेजर्स का सहारा लेती है जिनके थ्रू वो प्रिवेंट करती है मीटिंग्स को, मतलब कि रोकती है मीटिंग्स को, डेमोन्स्ट्रेशंस को, प्रोटेस्ट को, मूवमेंट्स को, और साथ ही साथ बॉयकॉट्स को। तो यहाँ पर अलग अलग तरीकों से रिप्रेस किया जाता है इंडियंस को। और जब महात्मा गांधी देखते हैं कि कैसे फिर से ब्रिटिशर्स ने साइकिल ऑफ रिप्रेशन को शुरू कर दिया है, तो महात्मा गांधी बड़े डर के साथ, मतलब कि अप्रीहेंशन के साथ, यहाँ पर फिर से फैसला कर लेते हैं कि वो रीलॉन्च करेंगे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। तो यहाँ पर ये रिप्रेशन देखने के बाद महात्मा गांधी 1932 में फिर से शुरुआत कर देते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की। अब जब इस मूवमेंट को दोबारा से शुरू किया जाता है तो ये मूवमेंट काफी समय तक चलता है, लेकिन 1934 तक ये मूवमेंट अपना मोमेंटम, मतलब कि इस मूवमेंट की जो गति थी वो खत्म हो जाती है, वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से ये मूवमेंट 1934 तक खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दो बार शुरू किया गया। सबसे पहली बार 1930 में, और फिर वो मूवमेंट खत्म किया गया 1931 में, और फिर दोबारा इस मूवमेंट को शुरू किया गया 1932 में, और फिर ये मूवमेंट खत्म हुआ 1934 में। तो यहाँ पर हमने समझ लिया है कंप्लीटली सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में कि कैसे इस मूवमेंट की शुरुआत हुई, कैसे ये मूवमेंट देश में फैला, क्या रिएक्शन था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसके बाद कैसे इस मूवमेंट को खत्म किया गया और फिर से रीलॉन्च किया गया। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।